हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। सीएपीएफ का एग्जाम 6 अगस्त 2023 को हुआ था। तो उस एग्जाम का पेपर 2 का ग्रामर का सेक्शन जो है उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और साथ में मैं सोल्यूशन भी दूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी कि किस तरह से हम इस सोल्यूशन पे पहुंचे हैं। इसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। सीएपीएफ ग्रामर का बैच मैं शुरू कर रही हूँ 21 अगस्त से, और इसका डिटेल अगर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाएंगे तो आपको वहां पर वीडियो दिखेगा। आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। ये क्लासेस पूरा 3 साढ़े 3 महीने की रहेगी और जूम पे क्लासेस होगी। और साथ में जो भी एडमिशन लेगा उसको ग्रामर की बुक मिलेगी। जिसके पास ऑलरेडी चेकमेट ग्रामर की बुक है तो 1000 रुपीज उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपके फीस में। तो ये बैच जो है 21 अगस्त को चले से शुरू होगा और बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस बैच को ज्वाइन करने में वो cpfrashmi.com में जाकर फीस पे करे। और जिनके पास बुक है और वो फिर भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, तो आप मुझे एक बार मैसेज करिए ताकि फीस में जो 1000 रुपीज डिडक्ट होगा वो कैसे अमाउंट पे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो अभी फिलहाल हम ये वाला काम करते हैं, वो ये है कि ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे, कैसे ये आंसर तक हम पहुंचे हैं, वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, साफ साफ लिखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी आपको री राइट करना है। अगर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलता है तब भी आप ब्लैंक को फिल न करके आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, फिर ब्लैंक बनाओगे, फिर उसमें आप लिखोगे। एनीवेज, तो ये योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, चेंज द वॉइस। तो जब भी स्टूडेंट्स आप वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हो तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली, एक्टिव से पैसिव वॉइस करते वक्त आप टेंस का, टाइम का बिल्कुल चेंज नहीं करते हो, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आप बिल्कुल चेंज नहीं करते हो, यानी इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही रहेगा और नेगेटिव का नेगेटिव। एक्टिव वॉइस अगर नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही रहेगा। तीसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपका मेन वर्ब जो यूज होता है बी थर्ड होता है। एक और चीज याद रखना है, पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, फिर उसके बाद बी थर्ड यूज होगा। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन बी3 है। बिकम, बिकेम, बिकम, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, तो ये बी3 है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा बी3 यूज होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। फिर पैसिव वॉइस में कभी भी 3D का यूज नहीं होता है, डू, डज, डिड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। अब योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, तो वो सबसे पहला काम, जब भी आप वॉइस बदलते हो एक्टिव से पैसिव, तो सबसे पहला काम है कि जो मेन वर्ब है उसका आप V3 कर दो, क्योंकि हमें पता है कि हमें पैसिव वॉइस में V3 यूज करना है। तो आप एस्टोनिशेस का V3 क्या होगा, एस्टोनिश्ड होगा। एक चीज और ध्यान रखना, योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, चेंज द वॉइस आया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको एक्टिव से पैसिव करना है या पैसिव से एक्टिव करना है। तो मैंने अपने सारे वीडियोस में जहां पे मैं वॉइस जिक्र कर रही हूँ हमेशा से मैंने आप लोगों को वॉइस आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। यदि कोई सेंटेंस पूरे टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है और आप उस सेंटेंस से टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो तो इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, ये साफ पता चल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें हम टेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे, इसलिए एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेन वर्ब है उसका आप B3 कर दीजिए। ओके, अब B3 करने के बाद आप लोगों को अब इसमें आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंस ये प्रेजेंट है और वॉइस जब चेंज करते हो तो आप टेंस और टाइम चेंज नहीं करते हो, तो यहां पर इज होगा, इज एस्टोनिश्ड। अब क्या है, मी है, ये इधर चला जाएगा, तो मी किस में बदल जाएगा, मी आई में बदल जाएगा। तो आई इज नहीं होता है तो थोड़ा सा मुझे सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आई एम एस्टोनिश्ड। अब ये योर बिहेवियर इधर चला जाएगा तो मैंने योर बिहेवियर इधर लेकर आ गई, फाइन। अब यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आएगा, तो यदि किसी ने प्रेपोजिशन बाय यूज किया है तो भी सही है, यदि किसी ने प्रेपोजिशन एट यूज किया है तो भी सही है। तो मैं आप लोगों को जो ग्रामर की बुक है उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जिसके पास भी चेकमेट ग्रामर की बुक है वो पेज नंबर 210 में जाएंगे।
210 में लिखा हुआ है कि यदि शॉक्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश, अमेज्ड होता है तो आप प्रेपोजिशन एट और बाय आप यूज कर सकते हैं। तो जिसके बाद भी चेकमेट ग्रामर की बुक है, एक बार आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये रहा एस्टोनिश। एस्टोनिश पैसिव वॉइस में एट और बाय दोनों ले सकता है। फाइन, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ही सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो हम तीन कंपोनेंट में चेंज लेकर आते हैं। पहला कंपोनेंट रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर कनेक्टर यूज करते हैं, और तीसरा कंपोनेंट रिपोर्टिंग स्पीच का। तो पहला जो कंपोनेंट है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी इसका टेंस, टाइम या प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं करोगे। तो ही सेड सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट ही रहेगा। ही है तो आप उसको आई में, यू में नहीं बदलोगे। ठीक है। अब वेयर विल आई, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ही सेड की जगह ही आस्क्ड होगा। ही आस्क्ड। अब यहाँ पर कोशिश करो, जैसे अगर यहाँ पर कोई बोलने वाला तो है ही, मगर अगर सुनने वाला नहीं है तो आप यहाँ पर एक सुनने वाला लगा दो, बेटर रहेगा। ही आस्क्ड मी, ये पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट कनेक्टर। तो कनेक्टर जब आपका, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सिर्फ आप दो ही कनेक्टर यूज कर सकते हो, इफ या वेदर, बेटर है इफ यूज करो। और दूसरा कनेक्टर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कनेक्टर तभी रहेगा जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्वेश्चन वर्ड वेयर है, तो ये कनेक्टर बनेगा वेयर। फाइन। अब कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब नहीं आता है। ही सेड दैट ही वुड, तो कनेक्टर के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है और नया सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ये जो आई है, ये आप आई डालोगे, मगर आई नहीं, आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में, वेयर ही, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो कहाँ रहेगा, ही होगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, तो विल बदल जाएगा वुड में। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये चीज पास्ट में है। अगर ये चीज पास्ट में है तो यहाँ का जो वर्ब होगा वो पास्ट में बदलेगा। अगर ये चीज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, आस्क की जगह आस्क हो या विल आस्क हो, तो फिर यहाँ का जो वर्ब है वो चेंज नहीं होता है। तो वेयर ही वुड बी। अब किसी ने यदि दिस टाइम का दैट टाइम किया है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का होगा द फॉलोइंग ईयर। द नहीं लगाओगे तो भी गलत है, द फॉलोइंग ईयर। अब दिस टाइम का दैट टाइम क्यों नहीं होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। ये एक क्वेश्चन आया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मुझे अब ध्यान नहीं है। अब अगर आपने यहाँ पर दिस का सोचा कि दैट हो जाएगा तो आप लिखोगे ही सेड दैट दैट वर्ल्ड। डबल दैट आ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दैट कनेक्टर है और ये दैट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दैट वर्ल्ड। फाइन। तो एरर ये नहीं है कि डबल दैट आ रहा है, एरर ये है कि अगर आपने लिख दिया दैट वर्ल्ड इज, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इज का इज ही रहेगा, इज फुल ऑफ मिजरीज, तो यहां पर दैट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ये बोल रहे ये दुनिया पूरी दुखों से भरी है। अगर हम बोल दिए दिस की जगह दैट लगा दिए तो हो जाएगा वो दुनिया दुखों से भरी है, जबकि दुनिया तो हमारा, जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो तो एक ही दुनिया है। तो अगर आपने दैट कर दिया तो वो दो दुनिया हो जाएगी, तो वो फिर गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस वर्ल्ड का दैट वर्ल्ड नहीं कर सकते। वैसे ही स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दिस टाइम का आप दैट टाइम इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर आप दैट टाइम बोलोगे तो उस वक्त नहीं, वो ये कह रहा है कि मैं इस वक्त अगले साल कहाँ रहूंगा, तो वो ये चल रहा है वक्त, उसके बारे में बात कर रहा है, गुजरे हुए वक्त के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अगर आपने दिस टाइम का दैट टाइम कर दिया तो वो गुजरा हुआ वक्त हो जाएगा और मीनिंग एकदम बदल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, एज सुन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव। नो सूनर यूज करना है। तो नो सूनर का आप लोगों को दो चीज ध्यान रखना है। पहली चीज,
नो सूनर अपने साथ पेयर लेता है देन का, जो कि लिखा हुआ है साफ साफ। दूसरा ध्यान रखना है, यदि नो सूनर मतलब शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो फिर इन्वर्जन का प्रयोग होगा, वो भी मैं बता देती हूं। जैसे नो सूनर शी रीच्ड है ना। आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस पहले देखे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सपोज एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप इन्वर्जन करते हो तो हमेशा आपको ऑक्सिव वर्ब की जरूरत होती है। इन्वर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्वर्जन मतलब उल्टा, इन्वर्ट करना। हाउ आर यू, ये इन्वर्जन है। कैसे इन्वर्जन है? क्योंकि देखिए सेंटेंस जो सही ऑर्डर होता है सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, ये सही ऑर्डर है। उल्टा ऑर्डर क्या होगा? वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। तो जैसे हमने हाउ आर यू कहा तो पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया, तो ये इन्वर्जन हुआ। तो जब भी इन्वर्जन होता है ना, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। इन्वर्जन में आप कभी भी मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन टैग में हमेशा इन्वर्जन होता है तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज होता है, कभी क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब यूज नहीं होता है। एनीवेज, तो यहाँ पर शी रीच्ड है। अब आपको नो सूनर अगर आप शुरुआत में लगाते हो तो आपको इन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो शी रीच्ड, ऑब्वियसली इन्वर्जन यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है, और यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है। तो जब भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा होता है, तब आप 3D की मदद लेते हो, डू, डज, डिड। When you need auxiliary verb and you do not find auxiliary verb in the given sentence, then you take the help of 3D, do, does, did. अब इसमें किसकी मदद लोगे? did की मदद लोगे। क्यों? क्योंकि ये past है। अब did अपने साथ हमेशा V1 लेता है। did she reach? अब देखिए ये इन्वर्जन हुआ ना, पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट। हाउ आर यू, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। नो सूनर डिड शी रीच हर होम फिर देन, THAN, EN नहीं लिखोगे, देन द मैसेंजर अराइव्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले सेंटेंस में मैंने नो सूनर जो है शुरुआत में लेकर आई, तो जब भी नो सूनर शुरुआत में होता है तो आप इन्वर्जन कर सकते हो, डिड शी। मगर नो सूनर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, शी नो सूनर रीच्ड हर होम। तो आप अगर सब्जेक्ट के बाद नो सूनर लेकर आते हो तब आपको इन्वर्जन लाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर देन होगा। फाइन। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है यूज नो सूनर, यहाँ पे ये नहीं लिखा है बिगिन द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर, ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा है, लिखा होता, तब आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। मगर सिंपली लिखा यूज नो सूनर, तो अगर आप ऐसे बनाए तब भी सही है, और अगर आपने ऐसे बनाया है तो तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। फाइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, तो इसमें क्वेश्चन टैग आपको लिखना है। तो क्वेश्चन टैग में 3 कंपोनेंट होते हैं, हमेशा से मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और फिर आपका एक प्रोनाउन होता है, और फिर आपका एक क्वेश्चन मार्क होता है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो जब मैं बोलती हूँ क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो आपको ध्यान रखना ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगा। इज, वाज, एम, इज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, वो, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रोनाउन अगर मैं बोल रही हूँ तो प्रोनाउन ही यूज करोगे, सब्जेक्ट वाला आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। फाइन, और क्वेश्चन मार्क देना है। तो पहले ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, यूनिवर्सल रूल है क्वेश्चन टैग का। अब एक और रूल है, यदि आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है क्वेश्चन टैग में, तो यदि आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखता है, अगर सपोज आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है, ही इज गुड, अच्छी बात है, तो आप इज लगा दो। मगर ऐसा केस होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, मैंने आपको पहले यहां पर भी बताया था, शी रीच में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? 3D की मदद लोगे। आपको यहां पर भी ही बॉक्स में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, फिर से 3D की मदद लो, डू, डज और डिड। अब डू, डज, डिड में किसकी मदद लोगे? डज की मदद लोगे, क्योंकि यहाँ एस है, बॉक्स, तो यहाँ पर भी एस वाला लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? डज लगाऊंगी, डज। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रोनाउन है, ये वाला प्रोनाउन यहाँ पे लगा दूंगी। अब बस एक चीज ध्यान रखना, एक और रूल है, तीसरा रूल। पहला रूल कि क्वेश्चन टैग में 3 कॉम्पोनेंट। दूसरा रूल, ऑक्सिलरी दिखे तो चिपका दो क्वेश्चन टैग में, नहीं दिखे तो 3D की मदद लो। तीसरा रूल है कि यदि आपको स्टेटमेंट में नॉट दिखता है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाओगे क्वेश्चन टैग में। अगर नॉट
दिख रहा है तो यहाँ नहीं लगाओगे, नहीं दिख रहा है यहाँ पे नॉट, अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट दिखेगा, तो नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, तो डजंट ही और क्वेश्चन मार्क, तो ही वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, सॉरी ऑकवर्ड फैशन में डजंट ही आपका सही क्वेश्चन टैग रहेगा। नेक्स्ट, माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स मी, कन्फाइड्स अपने साथ प्रेपोजिशन इन लेता है, इसका मतलब सीक्रेट बताना, ओके मगर सिंस आप ध्यान रखना रीराइट द सेंटेंस है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से रीराइट करोगे, माय सन ऑलवेज, अच्छी राइटिंग में लिखोगे कन्फाइड्स और यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, फुल स्टॉप भी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, गलती से यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है। ही विजिट्स मी रेयरली, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने में बहुत रूल है, एक रूल है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सबसे पहले आप कोई कीवर्ड यहाँ पे ढूंढो, उसका आप ऑपोजिट करो। रेयरली का मतलब कभी नहीं, और ऑफन का मतलब कभी कभी, और मतलब ना के बराबर, रेयरली का मतलब ऑफन में ज्यादातर, ठीक है। और तो रेयरली का हमने ऑफन कर दिया। अब ये सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट विजिट मी ऑफन, तो रेयरली का मैंने ऑपोजिट कर दिया ऑफन, और सिंस नेगेटिव है तो मैंने नॉट लगा दिया। अब मैंने डज क्यों लगाया, ही विजिट्स, देखिए कोई भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बिना ऑक्सीवर्ब के नहीं बना सकते हो, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको ऑक्सीवर्ब की जरूरत है। अब ही विजिट्स का नेगेटिव बनाना है, आपको ऑक्सीवर्ब की जरूरत है और आपको ऑक्सीवर्ब इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे केस में 3D की मदद लोगे, और सिंस यहाँ पर लास्ट में एस है तो डज कर मदद लोगे, तो डज यूज करोगे, ही डज नॉट विजिट मी ऑफन। नेक्स्ट है, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो यूज टू, तो यहाँ सो क्लेवर की जगह क्या होगा, टू क्लेवर, ही इज टू क्लेवर, तो मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊंगी, ही इज टू क्लेवर। अब सॉरी, क्लेवर की स्पेलिंग गलत होगी, ही इज टू क्लेवर दैट, ये नया सेंटेंस है, जबकि ये जो टू है ये इन्फिनेटिव है और ये 2+V1 नेगेटिव है, ही इज टू क्लेवर टू बी, अब बस इसको मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी, ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। नीदर ऑफ द प्लान्स, तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ईच एवरी ईदर नीदर, ईच एवरी ईदर नीदर, ये सारे जो हैं ये सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ब यूज करना, चाहे सूट यूज करो या सूट्स, सूट यूज करोगे तो ये प्लूरल वर्ब है और सूट्स यूज करोगे तो सिंगुलर है, ठीक है। ये वर्ब आपको यहाँ पर प्लेस करना है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो असली सब्जेक्ट कौन सा है, नीदर असली सब्जेक्ट है कि ऑफ असली सब्जेक्ट है कि द असली सब्जेक्ट है कि प्लान्स असली सब्जेक्ट है, कौन सा असली सब्जेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, उसमें ये बताया था कि प्रेपोजिशन अगर आपको दिखता है सब्जेक्ट में तो प्रेपोजिशन के पहले आपका असली सब्जेक्ट होगा, तो नीदर आपका असली सब्जेक्ट है और ईच एवरी ईदर नीदर क्या है, सिंगुलर होता है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर प्लान्स असली सब्जेक्ट नहीं है, नीदर असली सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इससे सिंगुलर वर्ब होगा सूट्स। अब कैसे डिसाइड करेंगे सिंगुलर, तो ध्यान रखना, प्ले प्लूरल है एस लगा दो सिंगुलर, राइट प्लूरल है एस लगा दो सिंगुलर, ठीक है, फील प्लूरल है एस लगा दो सिंगुलर, तो वैसे ही सूट प्लूरल है एस लगा दो सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा सूट्स। डीप स्नो, अब देखिए इसमें भी मैंने आप लोगों को अगर किसी ने मेरे 159 रुपीज वाला बैच अगर आप लोग देख रहे हैं ग्रामर का, तो उसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लाई ले लेन एक है और एक होता है वो होता है झूठ वाला, लाई लाइड लाइड, ये झूठ वाला है, और फिर ये होता है ले लेड और लेड, तो यहां पर डीप स्नो, अब देखिए स्नो खुद से तो ले नहीं करेगा ना, उसको ले करवाया जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस होगा, वॉज लेड, ये वाला होगा। ये बहुत लंबी क्लास है, आप लोग है ना 159 रुपीज वाला का बैच लिए हो तो ये वाला देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप स्नो वॉज लेड, वॉज क्यों होगा, स्नो अनकाउंटेबल है इसलिए वॉज लिखेंगे, ओके।
अच्छा, अब है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग द एरर, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस, ठीक है। एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द स्टेशन, अब इसमें असली सब्जेक्ट कौन सा है? एवरीवन असली सब्जेक्ट है, ठीक है, ये असली सब्जेक्ट। वर्ब कौन सा है? ये असली सब्जेक्ट है एवरीवन। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, बडी वन थिंग वाला रूल, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नोवन, नथिंग, ये सब अपने साथ, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर होता है स्टूडेंट्स। नथिंग, नोबडी इज परफेक्ट, है ना, नोबडी इज परफेक्ट आपने सुना, तो नोबडी सिंगुलर है, वैसे ही नो वन सिंगुलर है, वैसे ही एवरीवन सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो यहाँ हैज यूज होगा। नेक्स्ट है अनलेस ही डज नॉट रिटर्न, तो अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है यदि नहीं, इफ नॉट, ये अपने साथ कभी नॉट नहीं ले सकता, तो इसका सही जो फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, अनलेस ही रिटर्न्स, डज हट जाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा ना एस, यहाँ पर ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ेगा, राइट, रिटर्न प्लूरल, रिटर्न्स सिंगुलर, ठीक है। अब आप बोलोगे नॉट इधर आया, तो स्टूडेंट्स अनलेस जिस सेंटेंस से जुड़ा है उसमें नॉट नहीं आना चाहिए, इसमें नॉट आया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनलेस इससे नहीं जुड़ा हुआ है। दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे, अब देखिए साफ पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है, तो सब्जेक्ट का टाइम पास है तो वो प्रेजेंट क्यों है, इसको हटा दो। अब कोई कोई स्टूडेंट बोलेगा मैम दे हैड अराइव्ड लिख सकते हैं क्या, तो गलत होगा स्टूडेंट्स, गलत। यहाँ पे हैव कट के अगर दे हैड अराइव्ड यूज करोगे तो इसका मतलब आपने पास्ट परफेक्ट यूज किया है, और दे अराइव्ड लिखोगे तो इसका मतलब आपने सिंपल पास्ट यूज किया है। तो जब भी आप लोगों को पास्ट टाइम मिलता है, यस्टरडे, अगो, लास्ट मंथ, तो आप हमेशा सिंपल पास्ट यूज करते हो, आप पास्ट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, का मतलब भरा हुआ, तो रेप्लीट अपने साथ प्रेपोजिशन विद लेता है। नेक्स्ट है द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम, फ्रॉम यस्टरडे नहीं होगा, सिंस यस्टरडे होगा, यस्टरडे से, तो उसमें फ्रॉम नहीं यूज करोगे। नेक्स्ट है राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, तो जब भी स्टूडेंट ऐसे मीनिंग क्लियरली आता है ना, तो आप लोगों को लगता है, बहुत सारे सीएपीएफ कैंडिडेट्स है उनको लगता है कि हमें जो गिवन फ्रेजेस है उनकी मीनिंग लिखनी है, मीनिंग कभी नहीं पूछता है सीएपीएफ में, यूपीएससी में कभी मीनिंग नहीं पूछता है, यूपीएससी में सीधे सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर मीनिंग क्लियरली, इसका मतलब है आप ऐसा सेंटेंस लिखो जिसमें मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है डू नॉट चेंज द फॉर्म, यानी हेल्ड अप का होल्ड अप, होल्ड्स अप, होल्डिंग अप, ये सब आप नहीं लिख सकते हो। हेल्ड अप का मतलब होता है, होल्ड अप का मतलब होता है स्टक हो जाना, तो आप लिखोगे दे गॉट हेल्ड अप, दे गॉट हेल्ड अप इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में वो लोग स्ट्रक हो गए, कहीं पे रुक गए, आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हो। अब ये जिसके पास भी स्टूडेंट चेकमेट ग्रामर की बुक है, या जिसने भी मेरा बैच अटेंड किया हुआ है, ठीक है, जो लाइव बैच था या रिकॉर्डेड बैच है जो यूट्यूब में चल रहा है, तो उनको बहुत अच्छे से ये फ्रेजल वर्ड्स पता होंगी। तो मैं आप लोगों को ये चेकमेट ग्रामर की बुक में कहाँ पे ये सारे फ्रेजल वर्ड्स है मैं वो दिखा देती हूँ। जितने भी फ्रेजल वर्ब पूछे गए हैं, पांचों के पांचों फ्रेजल वर्ब आपको बुक में मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक फ्रेजल वर्ब पूछा गया है कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करना, कंप्लीट करना। आवर सोल्जर्स कैरीड आउट अ सक्सेसफुल अटैक लास्ट नाइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिवन, तो आपको इसमें गिवन भी मिलेगा, गिवन के साथ आपको एक और प्रपोजिशन यूज करना पड़ेगा टू। गिवन का मतलब होता है कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेना, दिस गवर्नमेंट विल नॉट गिव इन टू टेररिज्म, यानी टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, टेररिज्म के सामने हार नहीं मानेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, आपको टेक आफ्टर भी इसमें दिखेगा, ये रहा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब सिमिलर लगना, रिजेंबल करना, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी वो अपने फादर के जैसा है। उसके बाद है लुक डाउन अपॉन, ये भी फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट्स, ये रहा लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब किसी को नीची नजरों से देखना। माई बॉस लुक्स डाउन अपॉन लेजीनेस, लुक्स डाउन ऑन, लुक्स डाउन अपॉन, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। द लैंडलॉर्ड लुक डाउन ऑन टेनेंट्स, या अपॉन भी यूज कर सकते हैं, हु कुड नॉट पे रेंट ऑन टाइम। तो स्टूडेंट्स चेकमेट ग्रामर की बुक में टोटल 350 फ्रेजल वर्ब्स हैं, और ये वही फ्रेजल वर्ब्स हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
फाइन। तो आप लोग के पास अगर ये बुक है तो यहाँ पर इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स है उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ो, और इसको किस तरह से लर्न करना चाहिए उसके भी ट्रिक्स दिए हुए हैं पोयम से, स्टोरी से। तो आप लोग या तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स 21 अगस्त से। तो जो भी इंटरेस्टेड है CAPFreshme.com में विजिट करके फीस पे कर सकते हैं। यदि और कोई क्वेरी है तो आप लोग उससे बात कर सकते हैं।